हेलो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, 70 में 70 तैयार कर लिए हैं, तो आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से आप पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। यदि आप 70 में 70 पाने के हिसाब से तैयारी कर चुके हैं, तो आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए और देखिए कि आपके जो है क्वेश्चंस इसमें कितने सही निकलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, आप देख रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संपूर्ण बायोलॉजी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में बताए गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपका पहला प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है अगुणित कोशिका है। अगुणित कोशिका का मतलब एन, यानी कि गुणसूत्र जो हैं हैप्लॉयड हैं। तो किसमें है? फर्स्ट दिया गया है टेपिटम, सेकेंड मात्र कोशिका दिया गया है पराग मात्र कोशिका, और थर्ड में दिया गया परागकण, और फोर्थ नंबर पर दिया गया है परागकोश। तो इसमें आप देख रहे हैं परागकण जो होता है हैप्लॉयड होता है। कितना होता है? हैप्लॉयड होता है, क्योंकि ये मेल गैमेट है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है, और रिप्रोडक्टिव सेल हमेशा एन फॉर्म में होती हैं। लिखा है साल्विया में परागण होता है जल द्वारा, दूसरा है वायु द्वारा, तीसरा कीटों द्वारा, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो साल्विया जो कि हमारा प्लांट है, इसमें परागण किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा होता है, और जिसे हम कीटों के द्वारा जो परागण होता है उसको हम एंटीमोफिली कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, निभाग पाया जाता है। तो निभाग जो है किसमें पाया जाता है? परागकण में, सेकेंड बीजांड में, और थर्ड दिया गया है भ्रूणपोष में, फोर्थ दिया गया है सभी में। तो यहाँ पर निभाग, जिसे हम चलाजा कहते हैं, जब बीजांड की संरचना आप देखेंगे तो सबसे ऊपर जो होता है चलाजा लिखा होता है। तो इस प्रकार से चलाजा जो होगा वो सबसे बीजांड का सबसे ऊपरी भाग होता है। तो बीजांड में पाया जाता है, जिसमें ओव्यूल, जिसे हम ओव्यूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड व्रंत जुड़ा होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर जो निभाग है हमने कहा सबसे ऊपरी भाग होता है। सेकेंड नाभिका, जिसको हाँ सेकेंड नाभिका देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नाभिका आपका सही होगा। केंद्रक चूंकि बीच में होता है, और माइक्रोपाइल सबसे नीचे की तरफ होता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक आवृत बीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है। तो देखिए, जो आपका आवृत बीजी हो या अनावृत बीजी हो, जो परागकोश होते हैं उसमें लघु बीजाणुधानियों की संख्या पूछी गई है। लघु बीजाणुधानियों की संख्या मोस्टली तो मोस्टली अगर हम बात करें तो 4 होती है, और यहाँ पर आपसे बेसिकली कॉमन तरीके से पूछा गया है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, हार्मोनल गोली एक घटक है। जो हार्मोनल पिल्स होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं? तो पहला दिया गया है LH, दूसरा प्रोजेस्ट्रॉन, तीसरा FSH, और चौथा दिया गया है थायरॉक्सिन। तो यहाँ पर प्रोजेस्ट्रॉन और थायरॉक्सिन हार्मोन्स हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स भी हैं। तो यहाँ पर गोली का घटक पूछा गया है, प्रोजेस्ट्रॉन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उद्भव भ्रूणीय मीजोडर्म से होता है? मीन्स किसका निर्माण जो होगा वो भ्रूण के मीजोडर्म से होता है। मीजोडर्म यानी जिस प्रकार से एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म से जो है शरीर का निर्माण होता है, तो यहाँ पर मीजोडर्म से कहा गया है। तो रुधिर का निर्माण जो होता है मीजोडर्म से होता है। ग्राफियन पुटिका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफियन पुटिका पाई जाती है। तो ग्राफियन पुटिका कहाँ पाई जाएगी? स्तनियों की प्लीहा में, स्तनियों के अंडाशय में, लसिका गांठों में, मेढक के अंडाशय में। तो यहाँ पर जो ग्राफियन पुटिका होती है, जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं, ये स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है, अंडाशय की ओवरी में पाई जाती हैं ग्राफियन पुटिका। इसको एक हार्मोन्स जो है FSH स्रावित होने से सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभ्रूण पोष पेरिस्पर्म अवशेष है। परिभ्रूण पोष पेरिस्पर्म अवशेष है। पहला विकल्प दिया गया है अंताध्यावरण का, बीजांडकाय का, बीजांड द्वार का, और बाह्य अध्यावरण का। तो यहाँ इसमें से चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प आप सही समझते हैं? आप कमेंट में जरूर अपनी राय दें। कमेंट में कौन सा जो है आपका विकल्प सही है, उसका जो है आंसर जरूर करें। यहाँ पर जो है विकल्प नंबर आपका सेकंड सही होता है, बीजांड काय का। उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 10 नंबर पर दिया गया है, 10 नंबर पर दिया गया है, द्विनिषेचन की क्रिया होती है। द्विनिषेचन की क्रिया होती है, जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन भी कहते हैं। दोहरा निषेचन का मतलब ये होता है, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, कवक में, शैवाल में, आवृत बीजी और अनावृत बीजी में।
तो वैसे विकल्प तो आपका तीसरा सही होता है आवृत बीजी पादपों में। क्यों सही होता है? क्योंकि आप जानते होंगे जहाँ पर जो है पोलर बॉडीज होती हैं और इक्सेल होती है, तो इसमें इक्सेल से भी फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट करता है, और जो एन होते हैं उनसे जो है 2n वाली कोशिकाओं से जो मेल गैमेट जो है फर्टिलाइजेशन करता है, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन करता है, इसलिए दोहरा निषेचन आवृत बीजी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के किनारे उगने वाले पादप कहलाते हैं। फर्स्ट दिया गया है जलोद्भिद, सेकंड दिया गया है लवण उद्भिद, और तीसरा दिया गया है हेलियोफाइट्स, और चौथा दिया गया है मेजोफाइट्स। तो इसमें आपका जो है कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए समुद्र के किनारे, तो इसमें जलोद्भिद भी होना चाहिए, लेकिन समुद्र जो का जो जल होता है वो खारा होता है और उसमें जो है साल्ट्स पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं, तो इसलिए विकल्प आपका सही होगा लवण उद्भिद। कौन सा विकल्प सही होगा? लवण उद्भिद। तो इस प्रकार से समुद्र के किनारे उगने वाले जो पादप होते हैं वो लवण उद्भिद कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 12, जीन अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है। जीन अभियांत्रिकी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जीन इंजीनियरिंग कहते हैं। इससे क्या प्राप्त होता है? फर्स्ट सुनहरा चावल, बी सेकंड जो दिया गया है ग्लूकोज, और थर्ड गेहूं, और फोर्थ मक्का दिया गया है। तो इसमें जो गोल्डन राइस होता है, सुनहरा चावल, यही सही होगा। इसको जो जीन इंजीनियरिंग द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? तो डीएनए खंडों को जोड़ने का काम जो हमारा लाइगेज करता है। यहाँ पर विकल्प देखते हैं, विकल्प ए लाइगेज, सेकंड दिया गया है एंडोन्यूक्लिएज, और थर्ड दिया गया है एक्सोन्यूक्लिएज, और काइटिनेज दिया गया है। तो डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम लाइगेज करता है, और डीएनए के खंडों को काटने का काम रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम करता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इनका उपयोग जो है बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है, डीएनए को काटने के लिए और डीएनए को जोड़ने के लिए। डीएनए को काटने के लिए रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज और जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है जब हम किसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जिसे हम पीसीआर कहते हैं, इसको किसने खोजा था? तो यहाँ पर जो है अगर पीसीआर की आप पूरी प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक पड़ा हुआ, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो इसमें आपका विकल्प सही होता है, पहला दिया गया है कैरी मुलिस, यही विकल्प आपका सही होता है। दूसरा जॉनसन ने, और तीसरा स्मिथ तथा नैंथस है, और चौथा दिया गया है डॉक्टर खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिसोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ए दिया गया है गुणसूत्र, बी आरएनए, और यहाँ पर थर्ड दिया गया है प्लाज्मिड्स, फोर्थ दिया गया है गाल्जिकाए। तो एपिसोम जो होता है वो प्लाज्मिड से संबंधित होता है। प्लाज्मिड क्या होता है? बैक्टीरिया में डीएनए के सूक्ष्म छोटे वृत्ताकार खंडों को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप इतने सारे जो है ऑप्शन वाले एमसीक्यू क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखते हैं हम थोड़ा सा जो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। मेंडल के नियम की व्याख्या कीजिए। देखिए मेंडल के नियम की व्याख्या कीजिए। मेंडल ने जब अपना सिद्धांत दिया था तो ये कुछ वर्षों तक जो है प्रकाश में नहीं आए थे, असफल रहे। तो असफलताओं के कारण क्या थे ये हम लोग जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम मेंडल के नियमों की व्याख्या करने वाले हैं। तो मेंडल ने जो अपना सिद्धांत दिया उसे मेंडलिज्म या मेंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में रहते थे। इनके पिता एक पेशे से किसान थे, फूल की खेती करते थे। तो यहाँ पर जो है इन्होंने अपना 3 नियम प्रस्तुत किया था। इनके पिता का नाम एंटोन मेंडल था और सर ग्रेगोर जॉन मेंडल जो है पेशे से चर्च के पादरी थे। तो 3 नियम थे इनके, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड थर्ड नियम था स्वतंत्र व्यूहन का नियम जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। यहाँ पर हम मेंडल के पहले नियम के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या कॉपी में आपने तैयार कर लिया होगा। अगर आपने कॉपी नहीं प्रिपेयर की है, डिफिनीशन आसान चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखेंगे लिखा हुआ है, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, जब 2 तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो प्रभावी लक्षण सुप्त लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता है। जब 2 तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो प्रभावी लक्षण सुप्त लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता है। देखिए इस वीडियो को कम से कम
2 बार ज़रूर आप देखिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एग्जाम्पल की बात करते हैं। मेंडल द्वारा शुद्ध लंबे पौधे यानी डबल कैपिटल टी, शुद्ध बौने पौधे यानी इसके लिए जो जीन होगा डबल स्मॉल टी पौधों के मध्य जो संकरण होगा, तो प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, वैसे इसमें लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प का उदाहरण लिया गया है। आप चाहें तो शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे का भी जो है संकरण करा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, शुद्ध लंबे पौधे के लिए डबल कैपिटल टी और शुद्ध बौने पौधे के लिए डबल स्मॉल टी लिए गए हैं। अब इनको हम देखते हैं, क्रॉस का ये चिन्ह लगा दिया है। अब हम जीन अलग कर लेते हैं, गैमेट अलग कर लेते हैं। इस प्रकार से जब गैमेट हम लोग अलग करेंगे, तो इसमें जब क्रॉस कराने पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया शुद्ध लंबे पौधे। क्या लिख दिया? शुद्ध लंबे पौधे। शुद्ध लंबे पौधे जो है जीनोटाइप बताते हैं, और शुद्ध बौने पौधे या बौने पौधे जो हैं यहाँ पर जीनोटाइप कैरेक्टर बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें जो 4 पीढ़ियाँ या 4 संतति बनेंगी वो सभी संकर लंबे पौधे होंगे। कैसे होंगे? संकर लंबे पौधे होंगे F1 पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको क्या कहा जाएगा? प्रभाविता का नियम कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि लंबे पौधे प्रभावी हैं और बौने पौधे अप्रभावी हैं, लेकिन जब दोनों जगहों के लक्षण आए तो पौधा कैसा बन रहा है? लंबा बन रहा है। इसीलिए यहाँ पर प्रभाविता का नियम हो रहा है। इसमें भी देख रहे हैं, लाल पुष्प प्रभावी है और सफ़ेद पुष्प अप्रभावी है। तो लाल पुष्प का भी जीन्स आया है और सफ़ेद पुष्प का भी जीन्स आया है। तो इसमें पुष्प जो है वो कैसा दिख रहा है? लाल दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? लाल दिख रहा है। प्रथम पीढ़ी में लाल दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर भी कहा गया है प्रभाविता का नियम। तो मेंडल का पहला नियम आप जान चुके होंगे, प्रभाविता का नियम। इसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे हमारे साथ में। जब 2 तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, तो प्रभावी लक्षण सुप्त लक्षणों को प्रदर्शित नहीं होने देता है। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे। आप यहाँ पर हम देखेंगे पृथक्करण की जो है क्रियाविधि। यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जब लाल पुष्प वाले और सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के पास क्रॉस कराया गया, तो F1 पीढ़ी में जो है सफ़ेद या सफ़ेद और लाल पुष्प वालों के मध्य का जो F1 पीढ़ी था वो संकर लाल पुष्प वाला प्राप्त हुआ। तो इसमें यहाँ पर जो है इसकी क्रियाविधि देख सकते हैं। जब समयुग्मजी लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस दूसरे समयुग्मजी सफ़ेद पुष्प वाले से कराया जाता है, तो इस प्रकार से सफ़ेद यहाँ पर लाल पुष्प वाला समयुग्मजी और सफ़ेद पुष्प वाला समयुग्मजी पौधों के मध्य देख रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस कराया गया है। तो F1 पीढ़ी में कैपिटल R और स्मॉल r, इसे हम लोग क्या कहते हैं? संकर लाल पुष्प F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुआ है। अब इसमें से क्या होगा कि इसके मध्य जो है क्रॉस कराया जाएगा, और जो F2 पीढ़ी में जो आपको दिखेगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि संकरण के बाद F1 पीढ़ी में पौधों के पुष्प का लक्षण प्रारूप लाल होता है। फिनोटाइप मतलब लाल होगा, लेकिन जीनोटाइप क्या होगा? संकर लाल होगा। तथा जीन प्रारूप जो है कैपिटल R और स्मॉल r रंग के प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि लाल रंग का जीन कैपिटल R सफ़ेद रंग के जीन स्मॉल r पर प्रभावी होता है। कैपिटल R स्मॉल r पर प्रभावी है, इसलिए पुष्प कैसा दिखेगा? लाल पुष्प दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तथा F2 पीढ़ी में सफ़ेद रंग का प्रकट होना यह दर्शाता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सफ़ेद रंग का जीन स्मॉल r लाल रंग के लिए कैपिटल R के साथ रहता है, लेकिन मिश्रित नहीं होता है, तथा युग्मक बनते हैं समय पृथक हो जाते हैं। इसीलिए इसे युग्मक का जो है शुद्धता का नियम या युग्मक के पृथक्करण का नियम कहा जाता है, जो मेंडल के दूसरे नियम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका टेबल बना हुआ है। इसमें इस तरह से क्रॉस कराया गया है, और इसमें एक कैपिटल R दिख रहा है, ये वाला,
और यहाँ पर एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर दिख रहा है और एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर यहाँ दिख रहा है। तो इसका अनुपात जो होता है ये 1:2:1 होता है। ये 1:1, यहाँ पर 1:2:1 दिया गया है। ये इसका फिनोटाइप रेशियो है। जीनोटाइप रेशियो जो होगा यहाँ पर 1:2:1 होता है। ये जीनोटाइप रेशियो है 1:2:1 और फिनोटाइप रेशियो 3:1 होगा। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है 3:1 किसका है, तो फिनोटाइप कैरेक्टर है, फिनोटाइप रेशियो है जो मेंडल के दूसरे नियम का है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे मेंडल का जो तीसरा नियम है जिसे हम स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम कहते हैं। मेंडल का तीसरा नियम स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम है। यहाँ पर हम देखते हैं इसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। मेंडल का जो थर्ड लॉ होता है, थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जब 2 या 2 से अधिक, इसमें लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है और इन्हें स्वतंत्र रूप से बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्र रूप से अभिव्यूहन इसमें होने दिया जाता है। इसीलिए इसे स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, ये मेंडल का तीसरा नियम के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से आप कम से कम इसे इसी चलती हुई वीडियो में 1 बार 2 बार वीडियो को ज़रूर देखिए। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं यहाँ पर 2 लक्षण लिए गए हैं, एक गोल लिया गया और दूसरा पीला लिया गया है और दूसरी तरफ झुर्रीदार और हरा लिया गया है, दोनों के बीच क्रॉस कराया गया है। यहाँ पर जो F1 पीढ़ी दिख रही है इसमें एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर आता है और एक कैपिटल वाई और दूसरा स्मॉल वाई आता है, जिससे गोल पीला बीज बनता है, लेकिन ये संकर गोल पीला बीज बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो टेबल बननी है उसको हम लोग कैसे सीखें कि हम लोगों को टेबल याद ना करना पड़े। तो अगर आप चाहते हैं कि टेबल याद ना करना पड़े, हम लोग ऐसे ही बना ले, सीख कर बना ले, याद ना करना पड़े, तो आप कमेंट करिए। हम लोग अगली वीडियो में आप लोगों को टेबल बनाना सिखाएंगे मेंडल के तीसरे नियम को। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। यहाँ पर आप देख रहे हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण की जो प्रणाली है वो एक जीव वैज्ञानिक प्रणाली है जो किसी जीव में लैंगिक विशेषता के विकास को निर्धारित करती है। जो जीव अपनी संतानें लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वो जीवधारी सभी जो होंगे उनमें 2 लिंग होते हैं। उन सभी जीवधारियों में 2 लिंग होते हैं, मेल तथा फीमेल, यानी कि नर व मादा। ये कभी कभी एक ही जीवधारी में दोनों होते हैं और कभी कभी एक जीवधारी में एक होते हैं। तो यहाँ पर हम मनुष्य में पढ़ रहे हैं, तो मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है, अर्थात 23 जोड़ी होती है। लेकिन जो नर में लिंग गुणसूत्र होता है वो XY होता है, जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो XY होती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें कि आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इनके गुणसूत्र कैसे होते हैं, गुणसूत्रों को क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, समजात किसे कहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। चलिए हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं। अभी मादा में लिंग गुणसूत्र जो होता है वो XX होता है, क्योंकि 1 से लगा करके 23 जोड़ी गुणसूत्र महिलाओं में XX ही होता है, इसीलिए इन्हें हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। इसीलिए पुरुष की 23वीं जोड़ी गुणसूत्र ही मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करती है। अगर पुरुषों में 23वीं जोड़ी गुणसूत्र, यहाँ नर देख रहे हैं XY होता है, मादा X होता है, और इस प्रकार से जब पुरुष का X और मादा के X अंडाणु से मिलता है तो बनने वाली संतान पुत्री होती है, जिसे हम XX दिखाते हैं। इसके बाद में जब पुरुष का Y क्रोमोसोम वाला शुक्राणु मादा के X क्रोमोसोम वाले अंडाणु से मिलता है
तो बनने वाली संतान जो होती है वो पुत्री होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसी तरह से मनुष्यों में या पुरुषों में मनुष्यों में जो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम अर्थात 23वीं जोड़ी वाला जो गुणसूत्र होता है वही पुरुषों में लिंग का निर्धारण करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो किरण आरेख दिया गया है, जो किरण आरेख दिया गया है, यहाँ पर एक में कुछ एरर हो गया है। तो यहाँ पर 3 पुत्र हो रहे हैं और 1 पुत्री हो रही हैं। तो मनुष्यों में लिंग देखने के लिए, डिटेल्स में समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप वहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, अपरा की परिभाषा दीजिए जिसे हम प्लासेंटा कहते हैं, इसके प्रमुख कार्य लिखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अपरा जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा वह संरचना है जिसके द्वारा जरायुज स्तनधारियों का विकासशील भ्रूण या गर्भ अपना पोषक मात्रक कोशिका या गर्भाशयी रुधिर से प्राप्त करता है। अर्थात प्लासेंटा या अपरा वह नालवत संरचना है जिससे माँ के द्वारा या माँ से शिशु को भ्रूण या पोषण प्रदान होता है या पोषण प्रदान करता है या ऑक्सीजन प्राप्त करता है, तो उसे हम अपरा कहते हैं। भ्रूणीय झिल्लियों के आधार पर, भ्रूणीय झिल्लियों के आधार पर अपरा कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपरा जो होंगे वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला दिया गया है पीतक कोष अपरा, दूसरा दिया गया है जरायु अपरा, तीसरा दिया गया है कोरियोलेंटोइक अपरा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपरा के टाइप दिए गए हैं। अपरा जो है मुख्य इस प्रकार के आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अपरा के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। तो पहला देख रहे हैं, अपरा द्वारा विकसित होते भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है, माँ से प्राप्त होती है अपरा के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, अपरा द्वारा उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो भ्रूण के रुधिर से विसरण द्वारा माता के रुधिर में चले जाते हैं, अतः अपरा उत्सर्जन का भी कार्य करता है या उत्सर्जन में भी सहायक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु जन्म में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से अपरा के प्रमुख कार्य या मुख्य कार्य जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, परागण क्या है, पॉलिनेशन क्या है। देखिए परागण क्या है, इस टॉपिक को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, उस वीडियो को ज़रूर आप देखिएगा, क्योंकि उसमें परागण के टाइप और कितने प्रकार का परागण होता है, उस कौन सा परागण को क्या कहते हैं, सारी डिटेल्स दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हो, उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं, पुमंग में पराग कणों का निर्माण होता है जो नर युग्मकों को उत्पन्न करते हैं, जबकि जायांग में अंडाशय का निर्माण होता है जिसमें अंडाणु बनते हैं। पादपों में इन पराग कणों के पराग कोषों से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे, जब कोई पुष्प का पराग कोष से परागकण निकल करके उसी पुष्प की वर्तिका के वर्तिकाग्र पर या दूसरे पुष्प की वर्तिका के वर्तिकाग्र पर जब गिर जाते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। अगर अपने ही पौधे की पुष्प की किसी भी शाखा या किसी भी शाखा के पुष्प पर जब पॉलिनेशन होता है तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं, अंग्रेजी में उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। यह क्रिया द्विलिंगी एवं एक लिंगी दोनों पुष्पों में पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं जैसे यहाँ पर थोड़ा सा आप बात करते हैं कि देखिए दोनों पुष्प एक ही शाखा पर लगे हुए हैं। अब इसका जो परागकण होगा वो निकल करके दूसरी ओर आप देख रहे हैं दूसरी शाखा पर भी एक पुष्प लगा हुआ है, तो अगर दूसरी शाखा पे गिर जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर स्वपरागण समझ चुके हुए हैं, तो अब हम बात करेंगे पर परागण जिसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन में कहते हैं। पर परागण में हम लोग देखेंगे, पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर उसी जाति के दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो इस क्रिया में बीज उत्पन्न करने के लिए एक ही जाति के दो पादप
काम में आते हैं। यहाँ पराग कणों के द्वारा क्या होगा, दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक जो पहुँचने की जो क्रिया होती है, यानी कि कोई भी परागकण जो होगा किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने के लिए किसी भी जो है साधन की ज़रूरत होती है। तो ये वायु भी हो सकता है, कीट भी हो सकते हैं, जल भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है। तो इसको परागण के जो है प्रकार, जैसे आपका एनिमोफिली हो गया, हाइड्रोफिली हो गया, मतलब कीट द्वारा परागण हो गया, वायु द्वारा परागण हो गया, जल द्वारा परागण हो गया, जंतु द्वारा परागण हो गया, चींटी द्वारा परागण हो गया। तो इसका जो वीडियो सेपरेट बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आवृत बीजी पादपों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भ्रूणपोषों का वर्णन कीजिए। भ्रूणपोष हमेशा थिरियन फॉर्म में होता है। लिखा हुआ आप देख रहे हैं, भ्रूणपोष एक अगुणित पोषक ऊतक है, यहाँ पर जिसका निर्माण संलयन के फलस्वरूप पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात होता है। भ्रूणपोष के विकास व बीज अंकुरण के समय उपयोग में आता है। यहाँ पर भ्रूणपोष क्या हो जाएगा, देखिए इसमें लिखा हुआ है अगुणित पोषक है। क्या लिखा हुआ है, अगुणित पोषक है, ठीक है। तो भ्रूणपोष एक्चुअल में क्या होता है, त्रिगुणित होता है। आवृत बीजी पादपों में विकास के आधार पर भ्रूणपोष निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला दिया गया है केंद्रकीय भ्रूणपोष। इस प्रकार के भ्रूणपोष में केवल केंद्रक विभाजित होता है, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से सूत्री विभाजन द्वारा अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है और भ्रूणपोष के माध्यम में एक केंद्रीय रिक्तिका बन जाती है और इसके बाद में क्या होता है, ये बाद में समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है हम देख सकते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष के बारे में। इसके अलावा हम क्या बात करेंगे कि और क्या किसी भी प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है तो कैसा होता है, उसमें क्या देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रक व कोशिका द्रव्य इसमें भर जाते हैं। इसके पश्चात बहुत सी कोशिकाएं बन जाती हैं और फिर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि लिखा है पॉलीपेटैली वर्ग के सदस्यों में इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। भ्रूणपोष क्या करता है, एम्ब्रियो को पोषण भी प्रदान करता है। तो पहला यहाँ पर आप देख रहे हैं केंद्रीय हो जाता है, दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। इस प्रकार के भ्रूणपोष निर्माण में भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इसमें लिखा है गैमोपेटैली वर्ग में इसी प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, एंडोस्पर्म पाया जाता है। माध्यमिक भ्रूणपोष यह केंद्रकीय व कोशिकीय भ्रूणपोषों के बीच की अवस्था है। इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, परंतु इसके बाद मुक्त केंद्रक विभाजन पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कूट बहुभ्रूणता पर टिप्पणी दीजिए। लिखा हुआ है सभी भ्रूण बीजांड के अलग अलग भ्रूणकोशों या स्थानों पर बनते हैं। इस स्थिति को कूट बहुभ्रूणता कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। बहुभ्रूणता क्या होता है, इसमें बहुत सारे भ्रूणों का निर्माण हो जाता है। जैसे नींबू में हो गया, संतरे में हो गया, एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता। ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक ही लघु बीजाणु मात्र कोशिका से उत्पन्न बहुत से भ्रूणकोश। दूसरा है विभिन्न लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से उत्पन्न बहुत से भ्रूणकोश। तीसरा पॉइंट है अपबीजाणुक। और इसके अलावा यहाँ पर बहुभ्रूणता आप जान ही रहे हैं, तो अपबीजाणुक भ्रूणकोश। तो इस प्रकार से हमारे बहुत सारे भ्रूणकोश होते हैं, भ्रूणपोष होते हैं।
तो आप लोगों को जो है ये वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ है लघु बीजाणुधानी में सबसे भीतरी परत क्या होती है। तो लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत को हम क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं, जो परागकणों को पोषण प्रदान करती है। यह विकसित होने वाले लघु बीजाणु अर्थात परागकणों या मेल गैमेट को पोषण प्रदान करती है। किसको प्रदान करती है, पोषण। यहाँ पर अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है असंग जनन। असंग जनन जिसको एपोमेक्सिस कहते हैं, बिना अर्धसूत्री विभाजन या संयुग्मन के बिना जननिक प्रजनकों का विकास असंग जनन कहलाता। मतलब बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाए तो उसे असंग जनन कहते हैं। दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की थी। तो आवृत बीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन दोनों ही सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहा जाता है। इसकी खोज नवासिन ने फिटलेरिया तथा लिलियम में की थी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निषेचन के बाद फलों के विकास को क्या कहा जाता है। तो निषेचन के बाद फलों के विकास को क्या कहा जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो जलीय पौधे होंगे उसमें आपका जैसे हाइड्रिला हो गया, वैलिसिनेरिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे 2 जंतुओं के नाम लिखिए जिसमें अपरा पाया जाता है। तो स्तनधारियों में यूथेरिया, यानी हम लोग किस वर्ग में आते हैं, यूथेरिया में आते हैं। तो यूथेरिया समूह के सभी जंतुओं में इसी प्रकार का अपरा पाया जाता है, जैसे मनुष्य तथा सभी चौपाए पशु आदि, जैसे गाय भैंस इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लीडिंग कोशिकाओं से क्या तात्पर्य है। तो लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन एंड्रोजेंस या टेस्टोस्टेरॉन रक्त में स्रावण करती हैं। क्या करती हैं, रक्त में स्रावण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृषण के 2 कार्य लिखे। वृषण जिसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं, ये शरीर से बाहर होते हैं और हमेशा बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वैरी करते हैं ताकि शुक्राणुओं का निर्माण होता रहे। तो पहला पॉइंट दिया गया है वृषण की कोशिकाओं में शुक्रजनन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वृषण की लीडिंग कोशिकाएं। वृषण की जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं बहुत सारी हार्मोनल एक्टिविटी भी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो देखिए सेब का जो आभासी फल, सेब को आभासी फल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका विकास ओवरी से नहीं होता है। और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, तो थैलेमस करता है। कौन करता है, थैलेमस। यहाँ पर थ्योरी में देख रहे हैं इस प्रक्रिया में निषेचन के पश्चात अंडाशय के परिपक्व होने से फल बनता है और वह पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं। ऐसा फल सत्य फल कहलाता है। सेब में फल का विकास पुष्पासन से होता है। वो पुष्पासन फल का मुख्य खाने योग्य भाग बनाता है, अतः सेब को आभासी फल कहा जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बहुभ्रूणता पॉली एम्ब्रियोनी, जिसको सबसे पहले एंटोनी वॉन लियोनहॉक ने बताया था। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को भ्रूणपोष विकसित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, बहुभ्रूणता कहेंगे। यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष की उपस्थिति के कारण अथवा भ्रूण कोष की अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका से संलयन के परिणाम स्वरूप हो जाती हैं। तो यहाँ पर बहुभ्रूणता किस में पाई जाती है, संतरा हो गया, नींबू हो गया, पाइनस हो गया इत्यादि हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भ्रूण कोष क्या है, एंडोस्पर्म, इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए। भ्रूण कोष एक, यहाँ पर भी देख रहे हैं अगुणित पोषक ऊतक लिखा है। भ्रूण कोष एक्चुअली जो होता है वो त्रिगुणित होता है। भ्रूण कोष जो होगा वो त्रिगुणित होता है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं जिसका निर्माण संलयन के फलस्वरूप पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अनिषेक फलन क्या है। ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन या बिना अंडाशय के होता है।
भाई निषेचन नहीं होगा तो अंडाशय विकसित नहीं, देखिए लिखा है बिना अंडाशय के होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक फल कहते हैं। तथा फल के निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, जैसे अंगूर, तरबूज, संतरे आदि। सह प्रभाविता को समझाइए। जब किसी कारक या जीन के एलील में से कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी या प्रभावी ना हो करके मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं, मतलब जब दोनों लक्षण मिलाए गए तो दोनों का थोड़ा थोड़ा लक्षण दिख जाए, तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं। जैसे मनुष्य में रुधिर वर्ग, जैसे इसमें ए जीन भी होता है, बी जीन भी होता है, तो रुधिर क्या बन जाता है, ए बी बन जाता है। तो इस प्रकार से इसको क्या कहेंगे, जब दोनों लक्षण एक ही साथ विद्यमान हो तो इसे हम सह प्रभाविता को डोमिनेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे हम लिंकेज कहते हैं, सहलग्नता कहते हैं। जननों का एक साथ जीनों का एक साथ वंशागत होना तथा संतानों द्वारा पैतृक संयोजनों के प्रति निर्धारित किए रखने की क्रिया को सहलग्नता कहलाती है। सहलग्नता की खोज बेटसन तथा पुन्नेट ने सन 1906 में लेंथाइरस ऑडोरेटस में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम लेगडन डाउन ने 1866 में खोजा था। यह रोग 21वीं जोड़ी के ऑटोसोम्स गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता से होता है। जो 21वीं जोड़ी की जो गुणसूत्र होते हैं उसमें एक गुणसूत्र अधिक होता है, तो यहाँ पर ऑटोसोम्स भी कहा गया है, यानी XX में एक अधिक हो जाएगा तो XXX हो जाएगा, जो त्रिगुणता कहलाती है। इस प्रकार इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी, 46 के स्थान पर 47 होती है। कितना होना चाहिए, 46 होती है नॉर्मली, लेकिन जब ये इसमें अनुवांशिक विकार है तो 47 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूणपोष किसे कहते हैं। पुष्पी पादपों में द्विनिषेचन के समय नर युग्मक तथा ध्रुवीय न्यूक्लियम में संलयन से त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, जो बाद में त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक के रूप में विकसित होता है। यही विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बीजपत्री बीज एवं द्विबीजपत्र में कोई दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बीजपत्र में केवल एक बीजपत्र उपस्थित होता है, जबकि द्विबीजपत्री बीज में भ्रूणीय अक्ष तथा दो बीजपत्र होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक बीजपत्री बीज में बीज भित्ति के अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है, जो बीजपत्र से अलग स्थित होता है, परंतु द्विबीजपत्री बीज में एंडोस्पर्म बीजपत्र में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये था आपका एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बीज में कोई दो अंतर बीज की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में विभाजन के बाद ही क्यों विभाजन प्रारंभ होता है। तो भ्रूण विकास के लिए विकास पोषण की आवश्यकता होती है। चूँकि परिपक्व भ्रूण विकास के लिए यहाँ पर क्या होगा आप देख सकते थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं IVF तथा ZIFT का पूरा नाम। तो IVF जो होता है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन पात्र निषेचन, GIFT गैमेट इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफर, और ZIFT का हो जाता है जाइगोट इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफर। परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग पर टिप्पणी लिखिए। देखिए परिवार नियोजन परिवार कल्याण का वह भाग है जिसके अंतर्गत परिवार में बच्चों की संख्या निश्चित कर परिवार के कल्याण की योजना बनाई जाती है, अर्थात ऐसी योजनाओं से जनसंख्या वृद्धि दर को सीमित रखा जा सकता है। तो फैमिली प्लानिंग की स्थायी विधियाँ होती हैं, अस्थायी विधियाँ होती हैं। फैमिली प्लानिंग का भी फ्लो चार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट करें, वहाँ पर भी वीडियो फैमिली प्लानिंग का पड़ा, उसको एक बार ज़रूर देखें। चलिए उसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है मनुष्य में लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए। इनका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को और भी मॉडिफाई किया जा सकता था कि STD रोग क्या हैं, लिंग सहलग्न रोग जो आपका दिया गया है कि रोग जो होते हैं वो सेक्सुअली कैसे ट्रांसमिटेड होते हैं, जिसमें एड्स आता है, सिफिलिस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है। हीमोफीलिया रोग में रुधिर का थक्का बनने से संबंधित एकल जो प्रोटीन होता है उसका अभाव होता है। इसके कारण रोगग्रस्त व्यक्ति में जो है
शरीर की छोटी भी चोट लगने पर रुधिर का स्राव बंद नहीं होता है, इसीलिए इसको ब्लीडर रोग कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसीलिए इसको ब्लीडर रोग कहा जाता है। यहाँ पर उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था? तो वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत जो है टी वावेरी व सटन ने 1902 में वंशागति का गुणसूत्रीय मत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्नर एवं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम जो होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 45 होगी। और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समयुग्मजी एलिल जोड़ा से आप क्या समझते हैं? देखिए समयुग्मजी का मतलब होता है जब दोनों एलिल समान हो तो इसे समयुग्मजी कहते हैं, जैसे डबल कैपिटल टी, डबल स्मॉल टी, डबल कैपिटल आर, स्मॉल डबल स्मॉल आर। तो इस प्रकार से उसको हम लोग समयुग्मजी कहते हैं। जैसे एक कैपिटल टी है और उसी जोड़े में एक स्मॉल टी है तो उसे हम क्या कहते हैं? विषमयुग्मजी कहते हैं। जैसे मनुष्यों में 1 से लगा करके 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होता है पुरुषों में समान होता है, समजात होता है, जिसको क्या कहते हैं? यहाँ पर होमोजाइगस होता है, होमोजाइगस होता है। और XY जो होता है हेट्रोजाइगस होता है, विषमयुग्मजी होता है। तो इस प्रकार अपनी आप तैयारी को जांच चुके होंगे कि कितने क्वेश्चंस आपको आते थे और उन्हें आप जो है तैयार कर पाए थे या नहीं कर पाए थे। तो जो है आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय ज़रूर दें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। हम इसी प्रकार से आपकी उपयोगी वीडियो इसी प्रकार से लाते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।